Hello, Namaskar, welcome, Sat Sri Akal, my dear students of 9th standard English medium. Once again, welcome back to my online class of social science. आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि एक ज्योग्राफी का नया चैप्टर है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा, ठीक है। और लाइक इंटरेस्टिंग इन a way that we get to know so many things related to Indian geography, ठीक है। अदरवाइज हम हमारे लोकल एरिया में जहाँ पे रहते हैं वो लोकल एरिया के बारे में हमें ज्योग्राफी का थोड़ा बहुत आइडिया होता है। अदरवाइज पूरे भारत में, हमारे देश में जो ज्योग्राफी से रिलेटेड जितना भी डाइवर्सिटी है उसका कोई अंदाजा हमें यहाँ रह के नहीं होता है। तो वो पता चलेगा इस चैप्टर को पढ़ के कि इवन ज्योग्राफी के विषय में भी हमारे देश में कितना सारा डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो ये चैप्टर जो नया है हम उसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन, ओके, एज यू कैन सी नेचुरल वेजिटेशन, और उसके नीचे मैंने लिखा है टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। तो उसकी हम चर्चा करेंगे आज। नया चैप्टर हमारा चैप्टर 17 जो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 131 के ऊपर शुरू हो रहा है, ठीक है। आराम से इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, बहुत जल्दबाजी नहीं है क्योंकि चैप्टर को खत्म करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसको समझना, तो समझ के ही हम उसको खत्म करेंगे, ठीक है। सो इट स्टार्ट्स ऑन पेज नंबर 131. लेट अस स्टार्ट रीडिंग, ओके। वेजिटेशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ. इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन लाइफ विदाउट वेजिटेशन. वेजिटेशन के बगैर हम हमारा लाइफ जो है वो इमेजिन नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बगैर हमारा लाइफ का सस्टेन नहीं होता है. Its importance has been accepted by our ancient scriptures and by modern science. पुराने जमाने के जो पुराण या ग्रंथ जो लिखे गए थे, ठीक है, उसमें भी और हमारे मॉडर्न साइंस में भी, दोनों टाइप के लिटरेचर में वेजिटेशन का इंपॉर्टेंस जो है वो एक्सेप्ट किया गया है. इंडिया हैज अ लार्ज डाइवर्सिटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन. बहुत ही, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वेजिटेशन में भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है रीजन्स के हिसाब से. इन टर्म्स ऑफ वेजिटेशन डाइवर्सिटी, इंडिया होल्ड्स 10th पोजीशन इन द वर्ल्ड एंड 4th इन एशिया. अब ये स्टेटमेंट आपको अंडरलाइन करना है. वेजिटेशन का डाइवर्सिटी के हिसाब से पूरे विश्व में इंडिया का 10th नंबर आता है. पूरे एशिया में, एशियन कॉन्टिनेंट में इंडिया का 4th नंबर आता है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप याद रखिएगा इसको. डाइवर्सिटी के हिसाब से, वापस मैं बोल रहा हूं कि डाइवर्सिटी के हिसाब से पूरे विश्व में इंडिया का 10th नंबर आता है और एशिया में इंडिया का 4th नंबर आता है, ठीक है. A forest is a group of trees, and those trees which grow in natural condition without human help are called forest. Okay, यहाँ पे like हम ये कह सकते हैं, we can say over here that there is a definition of forest given in a very short sentence. ठीक है, बहुत ही छोटे वाक्य में फॉरेस्ट की हमें डेफिनेशन इजी वर्ड्स में दी गई है, तो वो भी आपको अंडरलाइन करना चाहिए. A forest is a group of trees, and those trees which grow in natural condition without human help are called forest. फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट किसको कहेंगे, तो उसके लिए 2 पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट ये है कि वो ग्रुप ऑफ ट्रीज होता है, बहुत सारे पेड़ होते हैं. दूसरा पॉइंट ये है कि वो पेड़ ऐसे हैं जो ह्यूमन एफर्ट्स के बगैर अपने आप नेचुरली लाइक जमीन में उग गए. तो ऐसे जगह जो होती है जहां पे बहुत सारे पेड़ हैं और वो भी नेचुरली उगे हुए, उनको हम फॉरेस्ट कह सकते हैं. So it's very easy to understand this word forest. It's very easy to define this word forest. ये समझने के बाद, ठीक है, फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाने के बाद मैं आगे बढ़ना है. नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है, वो हमारा टॉपिक है. तो सबसे पहले लिखा गया है द डाइवर्सिटी in natural vegetation of India is created due to following reasons. जो reasons यहाँ पे दिए गए हैं, मेरे ख्याल से 6 reasons दिए गए हैं, वो 6 कारणों की वजह से इंडिया में डाइवर्सिटी है.
लाइक वेजिटेशन का। वो पहला रीजन है रिलीफ फीचर्स, दूसरा है सॉइल, तीसरा टेम्परेचर, देन आइसोलेशन यानी कि सनशाइन, फिफ्थ वन इज रेनफॉल एंड द सिक्स्थ वन इज ह्यूमिडिटी। ये 6 कारण ऐसे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से नेचुरल वेजिटेशन जो है वहां पे डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। दैट इज द मेन थिंग, ओके। ड्यू टू द डाइवर्सिफाइड रिलीफ लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट्स एक्सेट्रा, a diverse pattern in vegetation is seen in India। ठीक है, अब इंडिया की जितना भी लैंड एरिया है उसमें अलग अलग चीजें देखने को मिलती है। कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे प्लेट्यूज है, कहीं पे प्लेन्स है, यानी कि बहुत ही फ्लैट लैंड जिसको आप कह सकते हैं, वो प्लेन कहा जाता है। डेजर्ट भी है कहीं पे, ठीक है, तो उसकी वजह से डाइवर्सिटी है, ये भी हम कह सकते हैं। देयर आर डिफरेंट सॉइल्स, सॉइल का अगर हम नाम लेते हैं तो उसमें भी सॉइल के टाइप होते हैं, हम ये चीज आगे पढ़ चुके हैं एक्चुअली, अगर आपको याद है तो, जैसे कि एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, माउंटेन सॉइल, डेजर्ट टाइप सॉइल एक्सेट्रा इन इंडिया। तो ये सॉइल के टाइप्स हैं, तो ये वजह से भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलता है। दिस वेरिएशन इन सॉइल ऑल्सो क्रिएट्स डिफरेंस इन वेजिटेशन। ठीक है, सॉइल का जो वेरिएशन होता है उसकी वजह से भी वेजिटेशन में हमें विविधता देखने को मिलती है। द डिफरेंस इन टेम्परेचर and humidity in cold Himalayan region and in southern peninsular region also brings variation in vegetation। फिर हम दिशाओं के हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है, कि लाइक कोल्ड हिमालयन रीजन जहां पर टेम्परेचर काफी कम होता है, ठीक है, और सदर्न पेनिनसुलर रीजन वहां पे टोटली डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट होता है, ठीक है, वहां पे लाइक जैसे कह सकते हैं कि मॉइस्चर वाला क्लाइमेट होता है, वहां पे बारिश भी बहुत होती है, गर्मी रहती है, ठीक है, तो वहां का वेजिटेशन डिफरेंट है। उत्तर भारत में हिमालयन रीजन का वेजिटेशन डिफरेंट है, हालांकि एक ही देश के ये 2 एरियाज हैं अलग अलग, लेकिन फिर भी क्योंकि 2 एरियाज के क्लाइमेट अलग अलग है, दैट्स व्हाई वी सी द डिफरेंस इन लाइक वेजिटेशन। The isolation over any place depends on its latitude and altitude। Okay, कोई भी प्लेस का आइसोलेशन का मतलब होता है अलग हो जाना। आजकल आप लोग ये वर्ड ज्यादा सुनते होंगे शायद, कि जैसे किसी को अगर कोरोना डिसीज हो जाता है तो उसको आइसोलेशन में रखा जाता है ताकि किसी और को इन्फेक्शन ना हो पाए। ठीक है, तो इस बात को एग्जाम्पल के तौर पे लेते हुए हमें ये समझना है कि आइसोलेशन यानी कि अलग, जैसे पेशेंट को अलग रखा जाता है वैसे ही कुछ एरिया भी ऐसे आइसोलेटेड है, ठीक है, और वो आइसोलेटेड इसलिए है क्योंकि उसका जमीन का जो नॉर्मल लेवल है उससे उसका ऊंचाई लाइक वो शायद ज्यादा ऊंचा है या तो फिर ज्यादा नीचा है ग्राउंड के नॉर्मल लेवल के हिसाब से। Therefore, such places are known as isolated places also। वो उसके लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के ऊपर निर्भर करता है कि वो जगह आइसोलेशन में है कि नहीं। वेजिटेशन ग्रोज फास्टर वेयर देयर इज मोर रेन एंड आइसोलेशन। ठीक है, तो जहां पे ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा आइसोलेशन होता है, ठीक है, वहां पे वेजिटेशन ज्यादा होता है, वो टोटली जंगल जैसा एरिया होता है। जैसा कि अगर एग्जाम्पल देना है तो हम दे सकते हैं कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, तो बहुत सारे आइलैंड्स है जो कि हमारी जो मेन लैंड है उससे आइसोलेटेड है, इसलिए वहां पे ग्रीनरी वेजिटेशन ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है और वेजिटेशन ज्यादा है। तो नॉर्मली हर एक विश्व के कोई भी एरिया में, कोई भी देश के एरिया में हमें ये चीज देखने को जरूर मिलती है कि जो एरियाज आइसोलेटेड होते हैं या तो एकदम हरे भरे होते हैं या तो एकदम सूखे होते हैं, ये दोनों चीजें एक्चुअली पॉसिबल है। ठीक है, thus there is a diversity in vegetation due to sunshine। सनशाइन की वजह से भी वेजिटेशन में डाइवर्सिटी देखने को मिलता है।
Rainfall distribution in India is also unequal, which in turn causes diversity in vegetation. ठीक है, तो रेनफॉल जो है वो इंडिया में अनइक्वल है, वो तो ऑलरेडी हम लोग जानते ही हैं, हमने प्रीवियस चैप्टर में ये चीज पढ़ा है ज्योग्राफी के, कि हर जगह पे समान तरीके का रेनफॉल नहीं होता है, कहीं पे बहुत ज्यादा होता है, कहीं पे कम होता है, कहीं पे एवरेज होता है, कहीं पे बिल्कुल नहीं होता है। ये भी डाइवर्सिटी रेनफॉल में है। तो रेनफॉल का डाइवर्सिटी है तो ऑब्वियसली वेजिटेशन में भी डाइवर्सिटी होगा। देयर आर अबाउट 5000 वेराइटीज ऑफ ट्रीज इन इंडिया। ये स्टेटमेंट अंडरलाइन करना है आपको कि इंडिया में टोटल मिला के 5000 टाइप के पेड़ देखने को मिलते हैं। So 5000 varieties of trees, out of which 450 trees are useful commercially. ये भी याद रखना है आपको कि 5000 में से 450 पेड़ ऐसे हैं जो कमर्शियली हमें काम में आते हैं, यानी कि उसका कोई भी बाय प्रोडक्ट, या तो उसका लकड़ी है या तो उसका फ्रूट वगैरह जो कुछ भी है, उसको काट के बेचा जा सकता है और पैसे बनाए जा सकते हैं। Besides, about 15,000 flowering plants also grow, which is about 6% of the world. ये स्टेटमेंट अंडरलाइन करना है आपको वापस कि पूरे भारत में अलग अलग टाइप के 15,000 फ्लावर प्लांट्स होते हैं। ठीक है, 15,000, 15,000 ओनली फ्लावर प्लांट्स। सिर्फ मैं फ्लावर प्लांट्स की बात कर रहा हूं, जो कि पूरे विश्व का 6% है। ठीक है, जितना भी फ्लावर्स हैं पूरे वर्ल्ड के, सभी कंट्री का मिला के, ठीक है, उसके हिसाब से देखा जाए तो इंडिया में जितने फ्लावर्स होते हैं वो टोटल वर्ल्ड के 6% है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स लाइक फर्न, algae, moss etc. are also found in our country. कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी पाए जाते हैं जहां पे कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ प्लांट्स होते हैं। इनको हम डेकोरेटिव प्लांट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, कई लोग अपने घर में वो जो पॉट्स होते हैं उसमें भी, छोटे छोटे पॉट्स में ऐसे लाइक डेकोरेटिव पर्पस से उनको घर पे रखते हैं। फॉर एग्जांपल फर्न, algae, moss इनके एग्जांपल है। ठीक है, इंडिया इज फेमस सिंस एंशिएंट टाइम फॉर द हर्बल प्लांट्स। अब हर्बल प्लांट की बात आती है, ऐसे प्लांट जिनमें से दवाइयां बनाई जाती है, और अबाउट 2000 मेडिसिनल प्लांट्स आर डिस्क्राइब्ड इन आयुर्वेद। आयुर्वेद के अंदर जितनी भी पुस्तकें लिखी गई है उसमें कहीं पे ऐसा जिक्र किया गया है कि 2000 ऐसे प्लांट्स होते हैं इंडिया में जिनमें से दवाइयां बनाई जा सकती है। Thus it can be said that India has a diversity of vegetation. ठीक है, ऐसा कहा जा सकता है कि वेजिटेशन में भी इंडिया में डाइवर्सिटी है। ओके, अब इतना पढ़ने के बाद हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर हम आते हैं। हमने अभी जो समझा वो नेचुरल वेजिटेशन के बारे में समझा और उसका डाइवर्सिटी के बारे में समझा। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। कितने प्रकार के नेचुरल वेजिटेशन होते हैं, वो चीज जिसमें सबसे पहला टाइप है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ओके, एंड देन द सेकंड टाइप इज ट्रॉपिकल deciduous forest. Then the third one we have is tropical desert vegetation, and the fourth one is temperate forest and grasslands, and the last type is mangrove या तो फिर tidal forest. ठीक है, ये टाइप के नाम और उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, ठीक है, वो टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी दिया गया है। लेकिन हाँ, सबसे पहले आपको नाम जरूर याद रखने हैं। दैट इज एक्चुअली द फर्स्ट पॉइंट फॉर अस टू नो कि जो नेचुरल वेजिटेशन है उसके नाम हमें सबसे पहले याद होने चाहिए। एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ ऑफ एनी वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन। ठीक है, कि कोई भी रीजन के क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वेजिटेशन का ग्रोथ कितना होता है। इन द रीजन्स ऑफ आइडेंटिकल क्लाइमेट द वेजिटेशन सीन इज मोस्टली आइडेंटिकल। ठीक है, जहां पे आइडेंटिकल क्लाइमेट यानी कि एक जैसा लगने वाला क्लाइमेट, दो रीजन ऐसे हैं जहां पे एक जैसा क्लाइमेट है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे वेजिटेशन भी लगभग एक जैसा होगा।
जो पेड़ यहाँ पे उगते हैं वो भी वहां पे भी होंगे, क्योंकि दोनों का क्लाइमेट सेम है। वो चीज है। रीजन्स ऑफ सच इकोलॉजिकल सिमिलरिटीज आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन रीजन्स। ठीक है, इकोलॉजिकल सिमिलरिटी, वेजिटेशन के हिसाब से दो रीजन्स में ऐसी समानता देखी जाती है, तो वैसे रीजन्स को नेचुरल वेजिटेशन रीजन्स कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे काफी सारे रीजन हैं हमारे देश में जहां पे सेम टाइप का, यानी कि सेम टाइप का क्लाइमेट है और उस हिसाब से सेम टाइप का वेजिटेशन भी वहां पे ग्रो होता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे लिखा है, अब टेक्स्ट बुक में भी लिखा है कि देयर आर on the basis of altitude and then soil, rainfall, variation in temperature, the natural vegetation can be divided into 5 types, जिसके वापस मैं नाम आपको पढ़ लेता हूं और आपको टेक्स्ट बुक में लिखा ही, आपको वहां पे ब्रैकेट या अंडरलाइन करना है, याद भी रखना है, सबसे महत्वपूर्ण चीज वो है। ठीक है, तो पहला नाम है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दूसरा नाम है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, थर्ड वन इज ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन, fourth temperate forest and grasslands, fifth is mangrove or tidal forest। ऐसे 5 नाम हो गए। अब एक के बाद एक हम समझेंगे कि सबसे पहला है सपोज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो क्या होता है उसमें, कैसा वेजिटेशन होता है वहां पे और क्यों उसको ये नाम दिया गया है कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन उसका सबसे पहले देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि कैसे एरिया को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जाता है, तो उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, तो ये क्राइटेरियाज यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में लिखे गए। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन्स वेयर एनुअल रेनफॉल एक्सीड्स 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर इज मोर देन 22 डिग्री सेल्सियस। ये क्राइटेरिया है। 2 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया ये कि जहां पे सालाना, एक ऐसा एरिया जहां पे सालाना 200 से ज्यादा सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, और दूसरा क्राइटेरिया कि वहां का एवरेज टेम्परेचर जो है वो 22 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। ठीक है, तो वो एरिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहलाया जाता है। ठीक है, और क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश होती है इसलिए बहुत हरियाली वहां पे देखने को मिलती है, वेजिटेशन बहुत भरपूर मात्रा में देखने को मिलता है और उसमें भी वैरायटी बहुत होती है। सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन द एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल इन वेस्टर्न घाट्स। अब यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं कि ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं इंडिया में जिसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हम कह सकते हैं। तो वेस्टर्न घाट्स सबसे पहले आता है, उसके बाद लक्षद्वीप आता है, उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ये दोनों के एग्जांपल मैंने आपको आगे दे दिए थे। फिर अपर रीजन्स ऑफ आसाम, आसाम का भी बहुत कुछ हिस्सा आता है अपर रीजन्स, यहाँ पे बारिश होती है ज्यादा। ठीक है, और इसके अलावा कोस्टल तमिलनाडु, तमिलनाडु पूरा नहीं लेकिन कोस्टल तमिलनाडु यानी कि जहां पे किनारे पे जो समंदर के पास वाले जो एरियाज हैं आसपास वाले, ठीक है, वहां पे जो बारिश होती है ज्यादा, वो वाले एरियाज। अदरवाइज पूरा तमिलनाडु स्टेट तो काफी बड़ा है। तो ये एरिया जो है जो यहाँ पे लिखे गए हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आते हैं। ठीक है, और पेड़ कौन कौन से होते हैं, ट्रीज कौन कौन से पेड़ वहां पे पाए जाते हैं, तो उसके एग्जांपल्स हैं। ट्रीज फाउंड हियर आर मेहोगनी, एबनी, रोजवुड, रबर। ये सारे पेड़ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। और उसकी खासियत, ये रीजन्स की खासियत क्या है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स में लिखा गया है। Trees here are 60 meters tall or even 60 मीटर, काफी बड़ी ऊंचाई है ये एक्चुअली। अब क्योंकि ज्यादा बारिश होती है यार, मतलब साफ है कि बहुत ज्यादा ऊंचे ऊंचे पेड़ वहां पे होते हैं, और वो भी ग्राउंड के लेवल से ऊपर 60 मीटर या तो उससे भी ऊंचे पेड़ ऐसे रेन फॉरेस्ट में देखने को मिलते हैं। There is more humidity due to scrubs, स्क्रब्स की वजह से ह्यूमिडिटी का लेवल भी बहुत ज्यादा होता है। देयर इज नो सीजन लाइक ऑटम, ऑटम का सीजन नहीं होता है। आप लोग जानते ही होंगे कि ऑटम का सीजन यानी कि ऐसा सीजन जहां पे ज्यादातर पेड़ों के पत्ते जो है वो पीले होके गिर पड़ते हैं नीचे।
ठीक है, और उसी जगह पे कुछ ही टाइम में, कुछ ही दिनों में नए पत्ते आते हैं, नए हरे हरे पत्ते आते हैं। तो वो जो एक ब्रीफ पीरियड होता है वो ऑटम सीजन होता है, जहां पे पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं और उसकी जगह पे नए पत्ते आते हैं। लेकिन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ऑटम नाम का कोई सीजन होता ही नहीं है, पेड़ हमेशा हरे भरे रहते हैं। बारिश भी हम यूं कह सकते हैं कि हमेशा होती रहती है। ठीक है, देयर इज नो सीजन लाइक ऑटम as these trees are evergreen, the forests are also called evergreen forest। ठीक है, जंगल भी एवरग्रीन फॉरेस्ट ही हम उनको कह सकते हैं क्योंकि हमेशा हरे भरे रहते हैं इसलिए। ठीक है, उसके बाद सेकेंड जो है वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। ओके, सेकेंड टाइप जो है हमारा वो है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो उसके डिस्ट्रीब्यूशन के क्राइटेरिया अलग है, वो हम समझेंगे। जनरली सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन्स रिसीविंग अबाउट 70 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, यानी कि 200 सेंटीमीटर से कम लेकिन 70 सेंटीमीटर से ज्यादा सालाना जितना रेनफॉल होता है, वैसे एरियाज जो है वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में आते हैं। सच फॉरेस्ट आर फाउंड कहां कहां पे देखने को मिलते हैं ऐसे जंगल, तो वो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, हिमालयन फुटहिल्स, वेस्टर्न ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स, विंध्य एंड सातपुड़ा रेंजेस। ओके, तो ये सारे नाम है आपको याद रखने हैं, और ये नाम जो आते हैं वो ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में आते हैं, वो भी आपको याद रखना है। तो देयर इज अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दीज फॉरेस्ट इन इंडिया। तो ये एरिया भी काफी बड़ा है जहां पे एवरेज बारिश होती है 70 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक की। और जो पेड़ पाए जाते हैं वहां पे ट्रीज, वो है टीक, साल, सीसम, सैंडलवुड, खेर और बैम्बू। यहां पे लिखा गया खेर का नाम, इसको वहां की लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं। खेर को वहां पे एकेशिया कैटेचू कहा जाता है, एकेशिया कैटेचू। तो ये दोनों पेड़ अलग अलग नहीं है, एक ही पेड़ के दो अलग अलग नाम। तो ये सारे पेड़ वहां पे देखे जाते हैं। और ऐसे जंगलों की खासियत, कैरेक्टरिस्टिक लिखी गई है। A major characteristic of the trees here is that the trees shade their leaves for 6 to 8 weeks during autumn। यहां पे ऑटम सीजन होती है और वो भी 1.5 से 2 महीना, यानी कि 6 से 8 हफ्ते तक ऑटम सीजन चलती है। ठीक है, यानी कि पेड़ अपने पुराने पत्ते जो है वो पीले हो जाते हैं, गिरा देते हैं, उसकी जगह पे नए पत्ते आते हैं। तो ये चीज जो है वो ये फिनोमिना कुछ 2 महीनों तक, 1.5 से 2 महीनों तक चलता है, 6 to 8 weeks। Every species has a different time to shade the leaves। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ऑटम सीजन एक ही साथ में आता है सभी पेड़ों के लिए। इट्स नॉट लाइक दैट। कुछ पेड़ के लिए अभी है सपोज, तो कुछ पेड़ ऐसे भी है जिसके लिए ऑटम सीजन थोड़ा बाद में आएगा। फिर कोई तीसरा स्पीशीज ऑफ ट्री ऐसा है जहां पे थोड़ा बाद में आएगा। ऐसे अलग अलग टाइम पे ऑटम सीजन उनको लागू होता है। सो ऑल द ट्रीज आर नेवर विदाउट लीव्स ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर सीजन। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर सीजन में कोई भी पेड़ ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि पूरा जंगल जो है वो एकदम सूखा हो गया, सभी पेड़ बिना पत्तों के हैं। कुछ पेड़ बिना पत्तों के होंगे लेकिन फिर दूसरे जो होंगे उसमें हरे भरे पत्ते होंगे। ठीक है, बारी बारी से वहां पे ऑटम सीजन आता है। इसलिए as these trees shade their leaves according to seasons, they are also known as monsoon forest। ओके, सीजन के हिसाब से ये पेड़ अपने पत्ते गिरा देते हैं, नए आते हैं, इसलिए इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये दूसरा नाम है। ठीक है, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट का दूसरा नाम है मॉनसून फॉरेस्ट। रिमेंबर दिस ऑल्सो। ओके, अब आगे आता है थॉर्नी वेजिटेशन एक्चुअली। ठीक है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन, थॉर्नी यानी कि ऐसा वेजिटेशन जिसमें कांटे होते हैं। ठीक है, थॉर्न यानी कांटा होता है। ऐसे पेड़, ऐसे प्लांट्स जिसमें कांटे होते हैं, तो ये बहुत ही खतरनाक टाइप का जंगल होता है क्योंकि हर जगह पे कांटे ही कांटे देखने को मिलते हैं। जनरली सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन्स रिसीविंग लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल।
ऐसे जो प्लांट्स या तो पेड़ है वो 70 सेंटीमीटर से कम रेनफॉल जहां पे दिखता है, जहां पे होता है, वैसी जगहों पे पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि बहुत कम बारिश होती है तब जाके यहाँ पे ऐसे कांटे वाले पेड़ देखने को मिलते हैं। These are found in नॉर्थ वेस्टर्न गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये स्टेट है, गुजरात के कुछ एरियाज है जहाँ पे ऐसा थॉर्नी वेजिटेशन है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और हाँ, ये दो स्टेट तो ऐसे हैं जहाँ पे बहुत बड़े एरिया में ऐसा थॉर्नी वेजिटेशन देखने को मिलता है। कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश का भी है ऐसे वेजिटेशन के लिए। और वहां पे जो पेड़ पाए जाते हैं, ट्रीज, तो उनके नाम है जुजुबी, एकेशिया कैक्टस। ठीक है, एकेशिया और कैक्टस दोनों अलग अलग नाम है। खिजड़ो, ये गुजराती वर्ड है। ये सारे पेड़ कॉमन ट्रीज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर इनकी खासियत यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द रूट्स ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स हियर आर लॉन्ग, डीप एंड वाइड स्प्रेड। इनके जो मूल होते हैं यानी कि रूट्स लंबे होते हैं, क्योंकि जमीन में पानी नहीं होता है, तो पानी प्राप्त करने के लिए रूट्स, क्योंकि पेड़ भी एक सजीव है, हमें याद रखना चाहिए ये चीज। तो रूट्स जितना गहराई तक पानी होता है वहां के उस गहराई में जाने की वो कोशिश करता रहता है लगातार। इसलिए नेचुरली ये सारे पेड़ों के रूट्स जो है वो ज्यादा गहराई तक नीचे होते हैं। ठीक है, और कम पानी में भी वैसे देखा जाए तो उनका गुजारा हो जाता है। लीव्स आर शॉर्टर विच इज द रिजल्ट ऑफ स्लोअर इवेपोट्रांसपिरेशन प्रोसेस। जो इवेपोट्रांसपिरेशन प्रोसेस होती है, ठीक है, उसकी वजह से लीव्स जो है पेड़, जो प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं वो छोटे होते हैं, रूट्स लंबे होते हैं। ठीक है, और लीव्स छोटे होते हैं। अब मैं समझाऊंगा आपको कि इवेपोट्रांसपिरेशन प्रोसेस क्या होती है। इवेपोट्रांसपिरेशन प्रोसेस का मतलब ये है कि जो रूट पानी नीचे से प्राप्त करता है जमीन में से, उसके थ्रू ही पूरे पेड़ का सस्टेनेंस होता है। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं और हमारी खुराक से हमारे बॉडी का मेंटेनेंस होता है, वैसे ही जमीन के अंदर जो ग्राउंड वाटर होता है वो रूट के जरिए इस प्लांट के अंदर या पेड़ के अंदर आता है, तो उससे ही वो प्लांट का ग्रोथ होता है। अब जाहिर सी बात है कि वो रूट के जरिए जो आने वाला पानी है वो ऑलरेडी कम है, यहाँ पे कम बारिश होती है, पानी कम होता है। ठीक है, इसलिए ये पत्ते जो होते हैं उसका ग्रोथ भी कंपैरेटिवली कम होता है। सो दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज इवेपोट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि इवेपोट्रांसपिरेशन प्रोसेस का एक दूसरा पार्ट ये भी है कि कम पानी प्राप्त होता है और उसके सामने वो ज्यादा पानी गंवाते हैं अपने बॉडी में से, एंड दैट इज आल्सो अ रीजन व्हाई देयर ग्रोथ इज शॉर्ट। क्योंकि पानी, वो धूप में होते हैं ये सारे प्लांट्स, उनके ऊपर सूरज की धूप पड़ती है, तो ऑब्वियसली उसके अंदर जितना भी पानी है वो इवेपोरेट तो होगा ही। ओके, तो ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन ये दोनों चीज में एक साथ में होती है कि वो जमीन में से पानी भी खींचता है, लेकिन उनके अंदर जो पानी है वो इवेपोरेट भी होता है। सो बोथ द थिंग्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली टुगेदर, एंड दैट्स व्हाई दिस थिंग इज नोन टुगेदर एज इन वन वर्ड इज इवेपोट्रांसपिरेशन प्रोसेस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड्स, इसको हिमालयन वेजिटेशन कहा जाता है। ठीक है, अब इसके लिए एक इंटरेस्टिंग टेबल हमें दिया गया है। टेबल के जरिए आप काफी सारी चीजें याद रख सकते हो। ठीक है, कि हिमालयन रीजन एक ऐसा रीजन है जहां पे जमीन का ऊंचाई जो है वो अलग अलग है। ठीक है, वो एक प्लेन फ्लैट लैंड नहीं है, इसलिए हमें ये टेबल दिया गया है। और सबसे पहले कॉलम में हम देखेंगे हाइट। ठीक है, जमीन का हाइट अगर नॉर्मल सी लेवल से 1000 से 2000 मीटर, 1000 to 2000 मीटर्स ऑफ हिमालयस। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से एरियाज आते हैं? तो हाई माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बंगाल, माउंटेनियस एरिया ऑफ उत्तराखंड, southern slopes of Himalayas,
हायर एरियाज ऑफ साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट। ओके, ये सारे लाइक एरियाज आते हैं जिसकी ऊंचाई सी लेवल से 1000 to 2000 मीटर से। वहां पे जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है, वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। ओके, एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा लाइन खींचनी रह गई है, मैं आपको वापस करेक्शन कर देता हूं। ओके, कि हाई माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बंगाल एंड माउंटेनियस एरिया ऑफ उत्तराखंड, हमें सिर्फ इतना ही रखना है, 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक। ठीक है, उत्तराखंड तक ही हमें पढ़ना है, वहां पे लाइन खींचनी रह गई है यहाँ पे बुक में। तो वहां पे जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं। 200 से ज्यादा सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा सेंटीमीटर बारिश होती है सालाना। ठीक है, वैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं वहां पे। और जो पेड़ पाए जाते हैं वहां पे वो है ओक एंड चेस्टनट एंड मेजर वेजिटेशन। फिर उससे भी ज्यादा ऊंचा एरिया अगर कोई है, 1500 से 3000 मीटर्स ऑफ हिमालयस। ओके, तो उसमें सदर्न स्लोप्स ऑफ हिमालयस, हायर एरियाज ऑफ साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट, ये एरियाज आएंगे जहां पे कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। कॉनिफेरस फॉरेस्ट का मतलब ये होता है कि वहां पे पाए जाने वाले जो ज्यादातर पेड़ होते हैं उसका शेप जो है वो कोन जैसा होता है। जो कोन होता है, जोकर जो टोपी पहनता है सर पे, वैसा शेप होता है, तो उसके लिए उसको कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहा जाता है। और पेड़ जो वहां पे पाए जाते हैं वो है पाइन, देवदार, सिल्वर, फर, स्प्रूस। ये पेड़ों के नाम है जो इतनी ऊंचाई पे, यानी कि 1500-3000 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। फिर उससे भी ज्यादा ऊंचा तीसरे कॉलम में 3600 मीटर एंड मोर ऑफ हिमालयस। इट मींस 3600 meters और मोर देन दैट, काफी ऊंचाई वाला एरिया है। तो वहां पे कौन सा एरिया है? हायर एल्टीट्यूड इन हिमालय नियर स्नो लाइन। जनरली वहां पे कोई पॉपुलेशन नहीं होती है, लेकिन जो स्नो लाइन बर्फीला प्रदेश होता है, यूं कह सकते हैं कि माउंटेनियस एरिया ही है ये टोटली। ठीक है, वैसा वाला बहुत ऊंचा एरिया है। तो वहां पे अल्पाइन और शॉर्ट ग्रास ये पाया जाता है, और उसको टुंड्रा वेजिटेशन भी कहते हैं। ऐसे वेजिटेशन जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, बहुत ठंड होती है वहां पे। और वहां पे जो पेड़ होते हैं उसके नाम जनरली उसके एग्जाम्पल के लिए दिए गए हैं, सिल्वर फर एंड जूनिफर बर्च। ऐसे पेड़ वहां पे देखने को मिलते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक को समझेंगे एक छोटे से पैराग्राफ में। Major characteristic of the coniferous forest is that the trees have conical shape। जो मैंने जस्ट अभी बताया वही चीज कि कॉनिफेरस फॉरेस्ट की खासियत ये है कि कोन शेप के पेड़ वहां पे देखने को मिलते हैं, काफी ऊंचाई पर देखने को मिलते हैं। हमें लाइक वहां पे पहुंचने का मौका नहीं मिलता है एक्चुअली। Their branches lean towards the surface so that the snow would easily slide down towards the lake। ठीक है, अब एक्चुअली उनका नेचुरली शेप ऐसा ही बन गया है कि जो ब्रांचेस होती है वो जमीन की ओर झुकी हुई होती है, क्योंकि वहां पे बार बार बारिश स्नोफॉल होती है, इसलिए वो जो बर्फ है वो गिर जाए, स्लाइड होके गिर जाए। ठीक है, और हमेशा उस ऐसे पेड़ों के ऊपर बर्फ का वजन रहता है, इसलिए लगातार ऐसी सिचुएशन की वजह से वहां की ब्रांचेस नेचुरली ऐसे जमीन के और झुकी हुई होती है, जिससे बर्फ को नीचे गिरा देने में आसानी रहता है। ट्री लीव्स आर लॉन्ग, पॉइंटेड एंड स्टिकी व्हिच कैन कंजर्व ह्यूमिडिटी फॉर अ लॉन्ग टाइम। पेड़ के पत्ते जो हैं, ठीक है, वो लंबे होते हैं, पॉइंटेड भी होते हैं, चिपचिपाहट होती है उसमें। ठीक है, और वहां पे ह्यूमिडिटी, यानी कि ऐसे पत्ते होते हैं इसलिए ह्यूमिडिटी उसमें ज्यादा देर तक बनी रहती है। और ठीक है, अब इसके बाद लास्ट वाला टाइप जो है, ठीक है, उसको हम समझेंगे टाइडल फॉरेस्ट, जिसको हम मैंग्रोव्स भी कह सकते हैं। सो टाइडल फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द डेल्टा रीजन्स ऑफ रिवर्स अलोंग द कोस्ट। डेल्टा रीजन जो होता है रिवर्स का, यानी काफी सारी रिवर्स बाय चांस एक ही जगह पे मिल जाती है और उससे एक त्रिकोण का, यानी कि ट्रायंगुलर शेप का एक डेल्टा रीजन बनता है।
पानी से भरपूर होता है वो एरिया, ठीक है, और वहां पे भी एक एक छोटा मोटा जंगल ही होता है वहां पे। तो ऐसे रिवर के आसपास वाले एरिया में जो ट्रायंगुलर शेप वाला जो एरिया बना हुआ है उसको डेल्टा रीजन कहा जाता है। दीज फॉरेस्ट आर फाउंड अलोंग गुजरात कोस्ट, गुजरात के किनारे पर ऐसे फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। एंड इट इज मार्शी लैंड अलोंग द बे ऑफ बंगाल कोस्ट। बे ऑफ बंगाल का भी दूसरा हम एग्जांपल दे सकते हैं, जहां पे एक और रिवर है, बीच में ये फॉरेस्ट है, फिर दूसरी ओर जो है वो समंदर है। ये चीज भी हमें ध्यान में रखना है कि समंदर ऐसे जंगलों से ज्यादा दूर नहीं होता है, आसपास में ही होता है। तो एक और नदी होती है, बीच में ये जंगल होता है, और दूसरी ओर जो है वो सी बीच होता है। सो गुजरात और बंगाल का हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। और जो वहां पे होने वाले पेड़ होते हैं उसमें सुंदरी, चेर, ये पेड़ों के नाम हम दे सकते हैं। ठीक है, पेड़ों के नाम थोड़े से अजीब आपको जरूर लगेंगे, लेकिन बाय एनी हाउ वी हैव टू रिमेंबर देम। ओके, अब यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो जाता है और हमारा लेक्चर भी खत्म हो जाता है। लेकिन जाते जाते मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पेज नंबर 132 के ऊपर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप दिया गया है, जिसमें कलर कोड से डिफाइन किया गया है, क्लासिफाई किया गया है कि कौन से एरियाज कौन से टाइप के नेचुरल वेजिटेशन यानी कौन से टाइप के फॉरेस्ट में पड़ते हैं। कलर कोड से ये चीज डिफाइन किया गया है। इस मैप को यानी कि हमने जितना भी थ्योरी पढ़ा अभी इस लेक्चर में, ठीक है, वो पूरा थ्योरी इस मैप के अंदर शामिल है। इस मैप को आपको स्टडी करना है, ठीक है, तो भी आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा। और अभी जो मैंने जहां तक पढ़ा है वो भी आपको स्टडी करना है 2-3 बार, तब जाके आपको चीजें याद रहेगी, वरना नहीं रहेगी। आने वाले लेक्चर में हम फॉरेस्ट प्रोडक्ट और उसका यूटिलिटी क्या होता है, जो कि एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड देयर यूटिलिटी इन द नेक्स्ट लेक्चर। राइट, सो डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।